एग्जीक्यूट करना ये उनको पता है। ऐसे अपकमिंग सस्टेनेबल इरा दैट इज एम्पायर जिसको बोल सकते हैं एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हर साल 8 मार्च को यह दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिन करके सेलिब्रेट होता है। इस दिन को हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं ने हर क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो काम उन्होंने किया है, उसकी वजह से जिंदगी इतनी बेहतर हुई है, ये दुनिया इतनी बेहतर हो रही है। और इसीलिए इस दिन इन महिलाओं का, इन वुमनहुड का हम सम्मान करते हैं, उनके इस कार्य को प्रणाम करते हैं और उनके कार्य को सेलिब्रेट भी करते हैं। लगभग 111 साल पहले यानी 1913 में पहली बार यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की शुरुआत हुई। लेकिन यह शुरुआत भी हुई एक आंदोलन की वजह से। एक कई सारे देशों में एक आंदोलन चल रहा था कि स्त्रियों का सम्मान हो, स्त्रियों का जो पुरुषों का जो स्थान है, उसी स्थान पे स्त्रियों को भी स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए जेंडर इक्वेलिटी के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अल्टीमेटली 1913 में इस दिन को कायम करके किया गया, फाइनल कर किया गया कि इस दिन को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिन मनाएंगे। और सिर्फ जेंडर इक्वेलिटी नहीं, तो महिलाओं ने जो भी योगदान दिया है उसका गौरव इस दिन होगा। और हर साल इसकी एक थीम होती है, इंटरनेशनल थीम। तो इस साल की भी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। तो दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे और एक महत्वपूर्ण दिन है आज। आज हमारे देश का, हमारे भारत का बहुत बड़ा त्योहार है, वो है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे देश में जो भी त्योहार होता है, जो भी उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो क्लाइमेट से रिलेटेड, जो हमारे प्रकृति से रिलेटेड, या हमारी खेती से रिलेटेड होता है, या हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। वैसे भी ये दिन भी वैसे ही है। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शंकर की बड़ी रात, महान रात। अभी इस दिन को जो साधक है, जो श्रद्धालु है, वो पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं। अभी ये दिन अगर हिंदू वर्ष का कैलेंडर हम देखें, हिंदू वर्ष के कैलेंडर के अनुसार ये दिन उस टाइम पे आता है जब उत्तर गोलार्ध में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो जरूरी होता है कि हम खाना कम खाएं, हम उपवास करें और उस एनर्जी को कंजर्व करें, क्योंकि ये करने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत बेहतर होती है। और बस यही किया जाता है महाशिवरात्रि की, जिस दिन हम उपवास करते हैं और हम ये एनर्जी कंजर्व करके हमारी हेल्थ बेहतर करते हैं। लेकिन और एक काम होता है महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि में हर पूरा दिन हम श्री शंकर का, भोलेनाथ का, महादेव का एक स्मरण करते हैं, कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, ओम नमः शिवाय। और इसके पीछे भी एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है। दोस्तों ये वो दिन है कि जब सूर्य और पृथ्वी एक स्पेशल इंक्लिनेशन में होती है। और अगर इस दिन आप दिन भर कोई भी मेडिटेशन करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। और बस वैसे ही होता है कि इस दिन यह नाम का जाप करके, यह मेडिटेशन करके हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बेहतर करते हैं, हम स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी बढ़ाते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में अभी बहुत पूरे दुनिया में बहुत उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ही आने वाले दिनों में सबसे शुद्ध, इस दुनिया को बचाने वाला ईंधन होने वाला है। हाइड्रोजन ही ऐसा है कि जो नेट जीरो एमिशन ऐसे ईंधन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इतना इतना अच्छा ईंधन है कि वो इस्तेमाल करने के बाद कोई प्रदूषण, कोई इमिशन नहीं होता। हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के बाद क्या बनता है? तो सिर्फ पानी। तो ये जो समस्या इमिशन की है, ये जो समस्या आज प्रदूषण की है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको पूरा अगर सोल्यूशन कोई है तो वो हाइड्रोजन है। आने वाले दिनों में यह हाइड्रोजन हर जगह फॉसिल फ्यूल की जगह लेगा।
फॉसिल फ्यूल से जो कुछ हम कर रहे हैं उसको रिप्लेस करेगा। तो आने वाले दिनों में अब ये जो संकट है क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का, इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन है तो वो है हाइड्रोजन, ऐसे बताया जा रहा है। इनफैक्ट ऐसे भी कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को लेके पूरी इकोनॉमी आने वाले दिनों में हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। आने वाले युग होगा वो हाइड्रोजन इकोनॉमी का होगा। तो लोगों ने एक हाइड्रोजन इकोनॉमी इस शब्द का भी प्रयोग करनी शुरू कर दी है कि आने वाले दिनों में हर इंडस्ट्री, जहां जहां ईंधन लगता है, जहां जहां इंडस्ट्री को फ्यूल लगता है, वहां हाइड्रोजन का उपयोग हो, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हर जगह में। और यह हाइड्रोजन तैयार करना, उसकी निर्मित, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ ये तैयार करके एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का जन्म अभी होने वाला है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में ये पूरी इकोनॉमी, ये पूरा जो बिजनेस है, ये पूरे हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर होने वाला है। इसलिए आने वाला जो युग है वो हाइड्रोजन इकोनॉमी का है। तो इस तरह का सब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, बहुत जोर से इसके ऊपर पॉलिसीज भी तैयार हो रही है। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक मूल द्रव्य है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी चीजें बनी है वो किसी न किसी मूल द्रव्य से बनी। ऐसे 118 मूल द्रव्य मनुष्य ने खोजे। अब इस मूल द्रव्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो बेसिक मूल द्रव्य उसमें आते हैं। और हर चीज बनी होती है इन मूल द्रव्य से। अगर आप पत्थर लोगे तो उसकी भी वो सिलिकेट है, उसका भी मूल द्रव्य है। आप पेड़ लोगे, आप किसी जानवर को लेंगे, व्यक्ति को लेंगे, हर चीज, यानी ये शर्ट, ये सब कुछ जो बना है किसी न किसी मूल द्रव्य से। और वो चीज कौन से मूल द्रव्य से बनी है ये कैसे पता चलता है? तो उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है उससे पता चलता है कि इसमें कितना कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कुछ। तो साइंटिस्ट ने इन सभी मूल द्रव्यों को इसकी खोज करके एक टेबल तैयार किया है, जिसे पीरियोडिक टेबल ऐसा कहते हैं। अभी इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सभी जो मूल द्रव्य इसको रखा है, उसका टेबल बनाया है। और जैसे जैसे कोई मूल द्रव्य जैसे उसका एटॉमिक नंबर या अणुभारांक बढ़ता है, उसके अनुसार ये टेबल तैयार किया गया है। तो नंबर 1 पे अगर इस टेबल पे कोई है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस दुनिया में जितने भी मूल द्रव्य है, उस मूल द्रव्य में सबसे हल्का मूल द्रव्य है, जिसका एटॉमिक नंबर या अणुभारांक सिर्फ 1 है। तो ये टेबल अगर आप देखोगे, इस टेबल के ऊपर की जगह जो पीले में नंबर 1 पे है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम। तो पूरे मूल द्रव्य की शुरुआत ही होती है हाइड्रोजन से। लेकिन दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, सबसे बहुत बड़े स्केल पे अगर कोई मूल द्रव्य है, अगर कोई वायु है, तो वो भी है हाइड्रोजन। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में लगभग 73.9 यानी 74% जो वायु जिससे ये ब्रह्मांड बना है वो भी है हाइड्रोजन। इनफैक्ट कई सारे ग्रह है, कई सारे तारे हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन से बने हैं। हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी बना है हाइड्रोजन और हीलियम इससे। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो वायु पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन सब दुनिया, जब हम धरती की बात करें, जब इस एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये हाइड्रोजन कभी भी शुद्ध स्वरूप में हमें नहीं मिलता, कभी अकेला नहीं मिलता। इस मूल द्रव्य को बहुत क्लिंजी यानी बहुत चिपकने वाला ऐसा मूल द्रव्य कहते हैं, क्योंकि कभी भी आपको ऐसे ही सिर्फ हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ये हमेशा किसी न किसी के साथ चिपका हुआ या किसी के साथ संलग्न ऐसे ही मिलेगा आपको। हाइड्रोजन कई सारी चीजों में, कई सारी चीजों के जब आप केमिकल फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन है, मैक्सिमम जगह पे हाइड्रोजन है। लेकिन आपको हाइड्रोजन अकेला ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ता है? अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो जो कुछ चीजें जिसमें आज हाइड्रोजन मिलता है उसको सेपरेट करना पड़ता है, तब जाके हम हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी वो चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे ज्यादा जो फिजिबल है, सबसे सिंपल है, आसान है, वो है पानी। दोस्तों, हमारे दुनिया में, इस धरती के ऊपर पानी बहुत सारा है। और ये पानी बनता है हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन के आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम। तो सिंपल जो हाइड्रोजन जिससे मिल सकता है वो है पानी। तो एक तरीका है कि इस पानी से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं पानी का पृथक्करण। इसे कहते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। यानी पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी आप दौड़ाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, करंट पास करते हो, तब जैसे बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे 2 ध्रुव होते हैं,
वैसे ही जब आप ये करते हो तब कैथोड में पूरे हाइड्रोजन जमा होता है और एनोड में ऑक्सीजन जमा होता है। फिर वो जमा हुआ जो हाइड्रोजन है वो उसे हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीका है जो इंसान ने जिसको खोजा है और जिसके ऊपर हम सब काम करते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि एक और चीज है जो बहुत सारे हाइड्रोजन से बनी है और बहुत हर जगह वो मिलती है, वो है मीथेन। अब ये मीथेन नेचुरल गैस में है, ये बायोमास में है, हर जगह है। और मीथेन भी कैसे बना है? तो मीथेन बना है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो सिंपल अगर हाइड्रोजन से बनी हुई कोई चीज है तो वो है मीथेन। तो दूसरा तरीका ये भी है कि इस मीथेन को रिफॉर्म करते हैं, यानी इसका ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर उसको ऐसे बदलते हैं ताकि ये हाइड्रोजन हमें मिले। तो वो भी एक तरीका है कि जिससे हाइड्रोजन तैयार किया जाता है, जिसे रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन ऐसा कहते हैं। और ये करने के बाद जब हाइड्रोजन मिलता है, अभी ये जो हाइड्रोजन है इसमें बहुत एनर्जी है, ये जो हाइड्रोजन है इसमें बहुत सारी एनर्जी डेंसिटी है। तो इस एनर्जी का ही हम उपयोग करेंगे, इस एनर्जी का ही उपयोग हम कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो एक तो सिंपल चीज है कि हाइड्रोजन को सिंपल हम जला सकते हैं, वैसे ही सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे हम आज की तारीख में नेचुरल गैस जमीन से निकाल रहे हैं, मीथेन उसमें है, मीथेन को स्टोर कर रहे हैं और जब जहां चाहे तब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। नेचर घर में रसोई में जला रहे हैं या सीएनजी में जला रहे हैं, वैसे वैसे ही सेम हाइड्रोजन भी काम करेगा। हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने, हाइड्रोजन को निकालने के बाद, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप एक बड़े बड़े सिलेंडर में या कोई भी स्टोरेज में आप उसको रखिए और जब चाहिए उसका उपयोग कीजिए। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस हाइड्रोजन के ऊपर एक स्पेशल बैटरी बन सकती है जिसे फ्यूल सेल कहते हैं। अभी नॉर्मल जो बैटरी आपने देखी होगी जो गाड़ियों में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में रहती है, वो लिथियम आयन बैटरी है। वैसे ही ये जो बैटरी बनती है वो बनती है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और इन दोनों के कारण तैयार होता है करंट, तैयार होती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, वैसे वैसे इन दोनों का उपयोग के पानी, यानी अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? पानी। एक बार ऐसी बैटरी बनी कि जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और जिसमें बिजली या पावर हम जनरेट कर सकते हैं, फिर इस बैटरी का उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं, जैसे आज बैटरी का उपयोग हम कर रहे हैं। यानी इस बैटरी से फिर गाड़ियां चल सकती है, टू व्हीलर चल सकती है, बस चल सकती है, ट्रकें चल सकती है। और इस तरीके से इस हाइड्रोजन से फिर वो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में डाल के भी बैटरी जैसा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैटरी हाइड्रोजन की स्पेशल बैटरी है जिसे फ्यूल सेल कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसका इन्वेंशन यानी इसकी खोज बहुत पहले हुई 1839 में। सर विलियम ग्रूव करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि देखो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से ऐसी बिजली तैयार की जा सकती है। उन्होंने पानी का पृथक्करण करके या इलेक्ट्रोलिसिस करके वो हाइड्रोजन तैयार किया, उससे वो बैटरी बनाई और बैटरी में बताया कि दुनिया को बताया कि देखो इससे करंट बनता है, इससे बिजली बन सकती है और इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन वो इतने छोटे से स्केल पे था कि उससे कुछ उपयोग नहीं हुआ, यानी उसका कुछ घरेलू भी उपयोग नहीं हुआ और कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद इस फ्यूल सेल के ऊपर काम करने वाले अगर कोई साइंटिस्ट है तो वह फ्रांसिस थॉमस बेकन। दोस्तों ये वो महान साइंटिस्ट है कि जिन्होंने इस फ्यूल सेल के ऊपर काम करके करके उस फ्यूल सेल को इतना बेहतर बनाया कि वो आज जैसे जैसा हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखते हैं उस लेवल तक लेके जाने वाले अगर कोई है, अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो है फ्रांसिस। 1959 में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐसी वो बैटरी तैयार की कि जिस बैटरी से फिर बिजली तैयार हो सकती है, अपने घरेलू बिजली आप उपयोग कर सकते हो या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां चला सकते हो। ये सब उन्होंने दुनिया के सामने रखा। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे लेकिन पहली बार जब मनुष्य ने चांद के ऊपर कदम रखा वो मनुष्य था नील आर्मस्ट्रांग, और जिस जिस देश ने वो यान भेजा था वो था अमेरिका। 1969 में अमेरिका ने ये यान भेजा और उसमें वो नील आर्मस्ट्रांग थे और 2 अदर थे, और उन्होंने वो चांद पे पहला कदम रखा और वो मुहिम सक्सेसफुल की। वो जिस यान को लेके गए थे वो इस यान का नाम था अपोलो 11, अपोलो 11। और उस अपोलो 11 में कौन सी बैटरी थी? तो वो बैटरी थी हाइड्रोजन फ्यूल से। इनफैक्ट इस बैटरी ने उनको एनर्जी भी दी, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे पानी तैयार होता
वो पानी भी इनकी पीने के लिए काम आया। इस सक्सेस स्टोरी के बाद जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, सबके सामने इसको सेलिब्रेट किया, तो बताया कि इस चंद्रयान को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी। और जैसे ही इन्होंने 1959 में ये ऐसी बैटरी से सब कुछ हो सकता है ये दुनिया के सामने रखा, अगले साल जनरल मोटर ने दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ी भी निकाली, कमर्शियली निकाली और दुनिया के सामने रखी। आज की तारीख पे जो हाइड्रोजन तैयार हो रहा है और हाइड्रोजन का जो उपयोग हो रहा है वो कई सारे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीजों में हो रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग, यानी जितना भी हाइड्रोजन आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, सबसे ज्यादा उपयोग अगर आज किसी इंडस्ट्री में हो रहा है तो वो हो रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर यूरिया जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खेतों में, ये बनने के लिए जरूरी होता है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NH4 है, यानी उसके लिए चाहिए नाइट्रोजन और उसके लिए चाहिए हाइड्रोजन। तो ये अमोनिया बनाने के लिए, जिससे यूरिया बनती है, ये अमोनिया बनाने के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जितना भी हम लोग हाइड्रोजन आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 55%, आधे से भी ज्यादा हाइड्रोजन सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे ज्यादा दूसरे नंबर पे है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। दोस्तों, आज की तारीख में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अगर आपको पता है तो हम नीचे, यानी बहुत बड़ी माइनिंग ही है, वो बहुत नीचे जाके माइनिंग करके विस्फोट करके नीचे से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकाल रहे हैं। तो ये करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, पावर लगती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो दोस्तों, ये उस नेचुरल गैस को उस मीथेन से निकाल के उससे हाइड्रोजन तैयार किया जा रहा है और उसी हाइड्रोजन को फिर से ये क्रैकिंग करने के लिए, ये माइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये हाइड्रोजन सभी फॉसिल फ्यूल को खत्म करने वाला है, लेकिन एक्चुअली आज की बात यह है कि 25% जो हाइड्रोजन जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले, और ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, यानी लगभग 10% हाइड्रोजन आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है मिथेनॉल प्रोडक्शन में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर मिथेनॉल तैयार होता है और उससे कई सारी चीजें आज इंडस्ट्री में बन रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जिनको बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री में लगभग 5 से 7% आज हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत कम आज की तारीख में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां, ये बस ट्रक सब आने वाला है, तो आज की तारीख में बहुत कम हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग हो रही है कि आने वाले दिनों में यह हाइड्रोजन नेट जीरो एमिशन का काम करेगा। यानी ये तो हुआ आज का उपयोग, हाइड्रोजन क्या करे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? तो हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारी चीजें चलेगी, हाइड्रोजन बहुत सारी इंडस्ट्री में होगा। कैसे होगा? तो सबसे पहले ऐसी इंडस्ट्रीज की जिनको एनर्जी बहुत लगती है, जो आज बहुत बड़े स्केल में फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब इस्तेमाल करते हो, वहां हाइड्रोजन काम करने वाला है। अभी इसमें बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, डेमो प्लांट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अभी इसमें से एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है स्टील की इंडस्ट्री। दुनिया में स्टील इंडस्ट्री जहां जहां है वो बहुत बड़े स्केल में फॉसिल फ्यूल का उपयोग करती है, नेचुरल गैस और कोयले का इस्तेमाल करती है। इनफैक्ट हमारे दुनिया में हर साल जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड धरती में एक्स्ट्रा जा रहा है, 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से जा रहा है। तो सबसे पहला जो फोकस है वो स्टील इंडस्ट्री को वो सब कम करना। और दुनिया में पहली बार एक स्वीडिश स्टील कंपनी है, उन्होंने पहली बार पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल हटा के 100% हाइड्रोजन के ऊपर आज उन्होंने प्लांट की शुरुआत की है 2021 में, और दुनिया के सामने रखा है कि हमने फॉसिल फ्री ऐसा स्टील बनाना चालू किया। 100% हाइड्रोजन के ऊपर ये प्लांट चल रहा है, और अभी प्लानिंग चल रही है कि दूसरे बाकी के स्टील इंडस्ट्रीज भी ये काम करें। दूसरा, कई सारी बसेस, ट्रक और ये हेवी जो ट्रांसपोर्ट है, जहाज वगैरह, ये सब हाइड्रोजन पे चल सकते हैं। इसके भी डेमो, इसके भी ट्रायल्स हो चुके हैं, और कई सारी कंपनियां हैं जो अभी इस हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ियों की निर्मित में। एविएशन पर्पस, यानी इस हाइड्रोजन के ऊपर विमानें चल सकती है, स्मॉल और मीडियम डिस्टेंस के लिए चल सकती है। 2020 में पहली बार एक फुल कमर्शियल जो विमान था
वो विमान 100% हाइड्रोजन के ऊपर चला। और अभी किस तरह से ये हाइड्रोजन के ऊपर ये सब विमान चल सकते हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ी जो विमान बनाने वाली कंपनी है एयरबस, वो एयरबस तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2035 तक वो 100% हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाले कम से कम 3 मॉडल मार्केट में लाएंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रदूषण कर रही है, बहुत बड़े स्केल में वो नेचुरल गैस कोयले का इस्तेमाल कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, तो इन सभी इंडस्ट्रीज को हम हाइड्रोजन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ऐसा प्लान हर जगह चल रहा है। अभी ये काम करने के लिए अभी ऐसे ऐसी प्लानिंग चल रही है, ऐसा काम हो रहा है, इस तरह का सब जगह कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि ये हाइड्रोजन आज कैसे तैयार हो रहा है किस तरीके से आप इसको तैयार कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस हाइड्रोजन का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण किसके ऊपर कि किस तरह से आप हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो वर्गीकरण किया है वो कलर के ऊपर किया है, यानी ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ऐसा सब कुछ है अलग अलग। अब ये जो कलर है, वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, हाइड्रोजन कलरलेस होता है। लेकिन ये कलर इसलिए दिया गया है कि ये पता चले कि आपने हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए क्या लगता है, एक तो लगता है रॉ मटेरियल, तो आपने कौन सा रॉ मटेरियल लिया। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है बहुत ज्यादा एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी का उपयोग करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया है, उसके अनुसार ये कलर्स है। सबसे पहला कलर है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन ने क्या, जो पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बनाया है, यानी उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो पानी है जो रिन्यूएबल है। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बना रहे हैं, और इस प्रक्रिया में जो भी एनर्जी लग रही है वो 100% रिन्यूएबल है, यानी 100% पर्यावरण का ख्याल रखने वाली एनर्जी है। इस तरीके से अगर कोई हाइड्रोजन तैयार होता है तो उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा है टर्कॉइज हाइड्रोजन। अगर आप इसी प्रक्रिया में, यानी एनर्जी आप ले रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छी एनर्जी, लेकिन उसी के साथ जो रॉ मटेरियल है वो पानी नहीं, तो अगर आप मीथेन का इस्तेमाल करें, आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है टर्कॉइज हाइड्रोजन। और उसका कलर कौन सा होता है, तो अभी अभी आप H2 में जो कलर देखोगे हाइड्रोजन में, तो उसको, उस कलर को कहते हैं टर्कॉइज हाइड्रोजन। तीसरा है ब्लू हाइड्रोजन। अभी ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन में जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो जिससे हाइड्रोजन तैयार करना है आपको, वो होता है फॉसिल फ्यूल यानी नेचुरल गैस। और इसके लिए जो आप जो प्रक्रिया में जो एनर्जी लगती है बहुत सारी, वो कहां से लाते हैं, तो वो भी लाते हैं फॉसिल फ्यूल से। यानी उसी के लिए भी आप मिथेन का उपयोग कर, नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं, आप उसके लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब करके आप आज हाइड्रोजन बना रहे हो। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हो, तो हवा में नहीं डाल रहे हो, तो उसको आप कैप्चर कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो। तो जिस प्रक्रिया में आप फोसाइल फ्यूल का हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एमिशन हवा में नहीं डाल रहे हो, आप एमिशन को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हो, तो उसे कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। अब ये कैप्चर जो है, ये ब्लू हाइड्रोजन को रखना, एक तो जहां हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही आप स्टोर कर सकते हो, नहीं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं दूर लेके जाके कार्बन डाइऑक्साइड का एक टर्मिनल बना सकते हैं, और वहां पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वहां जमा कर सकते हैं। ऐसा एक तरीका है। इसके आगे है ग्रे हाइड्रोजन। अभी ग्रे हाइड्रोजन तो ऐसा हाइड्रोजन है कि जिस हाइड्रोजन में आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हो, उसका रिफॉर्मिंग से आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, और पूरी जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी वो पूरी तरह से 100% फॉसिल फ्यूल है, यानी कोयला है, नेचुरल गैस है, और इससे जो भी प्रदूषण हो रहा है, जो भी एमिशन हो रहा है, उसको आप हवा में ही छोड़ रहे हैं, राइट। तो उसका कोई आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, और ऐसे ही करके जो हाइड्रोजन आज की तारीख में बन रहा है वो है ग्रे हाइड्रोजन, और इससे इतने सारा धुआं प्रदूषण हो रहा है। दूसरा है ब्लैक हाइड्रोजन। अभी ब्लैक हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन की जो तैयार हो रहा है कोयले से। कोल का एक गैसिफिकेशन प्रक्रिया होती है, यानी कोयले से आप गैस तैयार करते हैं और उस गैस से फिर हाइड्रोजन निकालते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जो एनर्जी 100% फॉसिल फ्यूल से आ रही है, और बहुत सारा प्रदूषण इससे होता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं रेड, पिंक या पर्पल। यह हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है कि जिसके प्रक्रिया में न्यूक्लियर एनर्जी उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं येलो हाइड्रोजन।
येलो हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन की जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और फोसाइल एनर्जी दोनों का उपयोग होता है, और इससे यानी दोनों का मिक्सचर होता है और हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं गोल्ड हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम नेचुरल गैस निकाल रहे हैं पृथ्वी में से, यानी वहां नेचुरल गैस का स्टोरेज है, वहां डायरेक्ट उसमें मीथेन है जिसको हम निकाल रहे हैं और सीएनजी पीएनजी करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ऐसे ही जमीन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन भी है जो शुद्ध है। तो अगर हम डीप माइनिंग करें, हम और अंदर जाए, तो शायद हमें उस हाइड्रोजन मिल सकता है जो पूरे शुद्ध हो, हमें कुछ उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं, वैसे के वैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस हाइड्रोजन को कहा गया है गोल्ड या व्हाइट हाइड्रोजन। तो दोस्तों, सबसे पहला इशू आज की तारीख में हाइड्रोजन को लेके ये है कि आज जो भी हाइड्रोजन का जो निर्माण हम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 90% से भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा ये हाइड्रोजन बन रहा है ग्रे हाइड्रोजन, यानी ग्रे हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन में एक तो आप फोसिल फ्यूल यानी नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, वो तैयार करने के लिए पूरा कोयला या नेचुरल गैस पूरा फोसिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारा एमिशन आप हवा में छोड़ रहे हैं, और ये करने के बाद फिर आपको मिल रहा है हाइड्रोजन। और उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें 1 किलो हाइड्रोजन के पीछे आप बहुत सारे किलो आप एमिशन, कम से कम 9 किलो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आज आप हवा में छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में, अगर ये सभी चीजें डेमोन्स्ट्रेट की हुई है, हमें ये सभी स्टडीज अवेलेबल है, आप जरा इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। अनेक संस्था जो और साइंटिस्ट एनजीओज ने ये सामने रखा है कि ये जो काम करके आप जो हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हो, और वो हाइड्रोजन करके आप जितना सोच रहे हो कि हम लोग क्लीन एनर्जी के काम करेंगे, ये इतना सारा प्रदूषण इस पूरे प्रक्रिया में हो रहा है, इतना ज्यादा कि उससे बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट कोयला का इस्तेमाल करें। यानी जिस एनर्जी के लिए आप आज हाइड्रोजन तैयार कर रहे हो, उस हाइड्रोजन आज इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है कि उससे अच्छा होता कि आप डायरेक्ट कोयला इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होता। डायरेक्ट अगर आप नेचुरल गैस इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होगा। ये चीज उन्होंने दुनिया के सामने रखी है। लेकिन सभी अभी इंडस्ट्री क्या बोल रही है कि नहीं, ग्रे हाइड्रोजन नहीं, हम ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्लू हाइड्रोजन बनाने वाले हैं, ग्रे नहीं बन रहा है आज, ग्रे ही, लेकिन करने वाले हैं ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि ये सब ब्लू हाइड्रोजन यानी उसमें भी सब वैसे ही होगा, उसमें भी पूरा फोसाइल फ्यूल से ही, वो मीथेन से ही हम लोग हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी एनर्जी लगती है वो पूरी तरह से फोसाइल होगी, कोयला होगा, मीथेन नेचुरल गैस होगी, और हम बोल रहे हैं कि जितना भी एमिशन होगा उसको 100% हम कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे। लेकिन इस पूरे जितने भी ब्लू हाइड्रोजन के आज की तारीख में प्लांट लगे हुए हैं, जहां जहां ब्लू हाइड्रोजन का काम चल रहा है, एक तो आपने देखा कि 90% तो ग्रे ही हाइड्रोजन है, तो उसमें वो एमिशन लेने का, कैप्चर करने का तो कोई नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए पूरा प्रदूषण हवा में जा रहा है। लेकिन जहां ब्लू हो रहा है, जहां ऑलरेडी जो ब्लू हो रहा है और जिसके ऊपर आप इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो पूरी दुनिया में, उसके भी अगर रिजल्ट आप देखोगे, और ये रिजल्ट अवेलेबल है, ये रिजल्ट अवेलेबल है, अगर आप नेट पे जाओगे, हर जगह सर्च करोगे तो ये सब केस स्टडीज अवेलेबल। तो ये ब्लू हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, यानी इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप फोसिल फ्यूल को इस्तेमाल करो, वो कम प्रदूषण करेगा। ऐसी चीज आज दुनिया के सामने, इस सभी इंडस्ट्रीज के सामने ये सभी संस्थाएं रख रही है, साइंटिस्ट रख रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुआर्थ, वो बोल रहे कोई इसके पीछे साइंस ही नहीं है। ये जो हाइड्रोजन हम तैयार कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पानी तैयार करेगा, ये बनाने के लिए इतना बड़ा एमिशन कर रहे हैं कि इससे अच्छा है कि फोसिल फ्यूल करें। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज है ना, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सबसे पहले तो ये सब बताने का काम, मार्केटिंग का काम, सब कुछ काम, ये हाइड्रोजन इतना अच्छा है, ये सब काम कर रही है आज की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस कंपनी। ये ऑयल एंड गैस कंपनी है जो पूरी तरह से 100 ये हाइड्रोजन के सेक्टर में वो ये काम कर रही है। और इनका तो बोलना है कि ये कंपनियों ने ये मार्केटिंग का एजेंडा है, उनका उनका एजेंडा है कि आज की उनकी जो ऑयल एंड गैस कंपनी उसको सेव करे। जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, जो उनका पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वैसे ही बनता रहे, बस इसी के लिए ये काम चल रहा है।
इनफैक्ट अभी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, यानी ये पूरे ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन के प्लांट उन्होंने ही लगाए। वो कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में 90% यानी जितना भी एमिशन जाएगा ब्लू हाइड्रोजन बनाने के लिए, यानी ब्लू हाइड्रोजन यानी वही फॉसिल फॉसिल सब जगह, तो उसमें 90% जो एमिशन है वो हम कैप्चर करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, अभी ये सभी जो प्लांट किसने लगाया है ब्लू हाइड्रोजन के, जो भी आज की तारीख में चल रहे हैं, वो सभी दुनिया के सबसे अमीर ऐसी कंपनियों ने लगाए। ऑयल एंड गैस कंपनी यानी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, इन्होंने लगाए हैं। अभी इनके पास सबसे ज्यादा पैसे भी है, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ है। इतना करने के बावजूद कितना कैप्चर कर रहे हैं वो? 48%। 48% आज की तारीख में जो कुछ एमिशन बाहर जा रहा है उसको कैप्चर हो रहा है, बाकी जाता नहीं। इनफैक्ट सिर्फ उतनी बात नहीं है दोस्तों, देखो आप जब नेचुरल गैस को उसको निकाल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं उसको जलाने के लिए, एक बार नेचुरल गैस या मीथेन जला तो उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की चीजें बनती है, और उससे कितना वायु प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग होते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उसके पहले मीथेन अगर लीक हुआ, उसके पहले अगर नेचुरल गैस कहीं से लीक हो रहा है और डायरेक्टली हवा में जा रहा है, तो ये मीथेन, ये गर्मी 80 से 90 गुना, 80 से 90% नहीं, 80 से 90 गुना ज्यादा बढ़ाता है। नॉर्मल मीथेन जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी करेगा उससे 80 गुना ज्यादा ये मीथेन तैयार करता है। और ये पूरे चीजों में, ये पूरे जो वैल्यू चेन आज की तारीख में है, यानी जैसे आप मीथेन निकाल रहे हो, जहां जहां से मीथेन जा रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हर जगह लीकिंग होती है। इनफैक्ट वही कारण है कि जिसके वजह से आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट अभी दी है पिछले साल, वहां बताया कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है मैक्सिमम मीथेन की वजह से हुई। 40% इज बिकॉज ऑफ मीथेन, ये नेचुरल गैस। पिछले 15-20 साल से ये बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं सीएनजी की, पीएनजी की, और इसके वजह से जो मीथेन तैयार हो, जो नेचुरल गैस जो लीक हो रहा है, उसकी वजह से इतनी पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, ये ब्लू हाइड्रोजन यानी आज की तारीख में तो ऑफिशियल स्ट्रेटेजी बन चुकी है। जहां जो जो देश अभी हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ऑफिशियल, अभी हमारे देश की भी ऑफिशियल हाइड्रोजन पॉलिसी बन रही है। हर देश की जो ऑफिशियल हाइड्रोजन पॉलिसी, उनका रोड मैप जो बन रहा है वो 100% इस ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर है। यानी फोसाइल का ही उपयोग करेंगे, फोसाइल ही नेचुरल गैस, फोसाइल ही फ्यूल सबका इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन बनाएंगे और ब्लू बनाएंगे और उसको एमिशन निकालेंगे। ऐसी पूरी दुनिया में बस इसी के ऊपर प्लानिंग है। अमेरिका, जापान, यूरोपियन या चाइना, जो कोई है, इनफैक्ट सभी पूरी दुनिया जो लोग इस पे काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, जो साइंटिस्ट है, जो एनजीओ है, जो संस्थाएं जो इसके ऊपर काम कर रही है, वो डायरेक्टली बोल रही है कि ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग है, कि प्योर लॉबिंग है ऑयल एंड गैस कंपनी की। वो अपने धंधे को बचाना चाहते हैं। वो इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट के ऊपर क्या असर हो उनको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इन चीजों को साइंस सपोर्ट ही नहीं करता, ऐसे वो कहते हैं। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सब अवेलेबल है नेट के ऊपर। ये प्योर मार्केटिंग है ऑयल एंड गैस कंपनी की, जो अभी हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाइड्रोजन इकोनॉमी और हाइड्रोजन सब कुछ आने वाला है। क्योंकि अगर कुछ करना है, अगर 100% आपको हाइड्रोजन के ऊपर काम करे तो एक ही तरीका, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। एक तो आप पानी का इस्तेमाल करो, और उसके लिए जो एनर्जी लगती है जो ज्यादा, वो कंपलसरी रिन्यूएबल होनी चाहिए, वो कंपलसरी बायोफ्यूल होनी चाहिए या सोलर व्हीलर जो कुछ है वो होनी चाहिए, तभी आप वो बोल सकते हो। नहीं तो ये ब्लू तो बिल्कुल नहीं है, ये और ज्यादा इस हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, देखो आपने बना लिया, चलो आपने बना लिया, सब मान के चलते। दूसरा मैं आपको बोलता हूं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज। आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का है हाइड्रोजन, उसका सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 है। उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती है। नेचुरल गैस आज की तारीख में मीथेन या नेचुरल गैस या सीएनजी का जो आप सिलेंडर देखते हो, उसको जितना वॉल्यूम लगता है, जितनी स्टोरेज लगती है, उससे 3 गुना, यानी सेम एनर्जी अगर आपको हाइड्रोजन से चाहिए तो कम से कम 3 गुना सिलेंडर आपको लगेगा। अभी जितने भी सीएनजी के प्लांट हम लोग कर रहे हैं, उस सीएनजी के प्लांट में बहुत बड़ी लागत सिलेंडर्स की है। ये सिलेंडर, कंप्रेसर, कैस्केड इसकी है। यानी उस मीथेन को, सीएनजी को स्टोर करने में इतना पैसा लगता है, और इसलिए वो महंगा है सीएनजी का प्लांट बनाना, बायो सीएनजी का प्लांट बनाना, एमसीएनजी का प्लांट बनाना। और ये कह रहे हैं कि अभी हाइड्रोजन ऐसी चीज है कि जिसको 3 गुना
ज्यादा स्पेस लगती है, तो सोचिए कैसे स्टोर करेंगे। और इतना ही नहीं, स्टोर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। हाइड्रोजन अगर आप ऐसे ही स्टोर करोगे तो 13% एनर्जी तो सिर्फ उसको स्टोर करने में जाती है। यानी जितनी एनर्जी आप स्टोर कर रहे हो ना, 13% जाएगी आपको वो स्टोर करने में। लेकिन इस नेचुरल गैस जैसे अगर आप सीएनजी से एलएनजी कर रहे हो, यानी लिक्विफिकेशन कर रहे हो, तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन को लिक्विफाइड हाइड्रोजन कर रहे हो तो 40% और एनर्जी उसमें चली जाती है। यानी कुछ फिजिबिलिटी नहीं है इन सब चीजों की। और इसके आगे तो इसका वैल्यू चेन, आप जहां से मीथेन निकालोगे, उस मीथेन की रिफॉर्मिंग करोगे, हाइड्रोजन तैयार करोगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करोगे, स्टोरेज करोगे, उसके बाद फिर उसे फ्यूल सेल में उसको कन्वर्ट करोगे, बैटरी करोगे, और वो फिर जाके किसी गाड़ी में लगेगी और फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी। हो सकता है कि शुरुआत में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी लगे, उसको क्रैकिंग करने के लिए पानी को हाइड्रोलिसिस करने है या रिफॉर्मिंग करनी है, फिर से आप वो अल्टीमेट इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर। ये पूरा जो चक्कर है, इस पूरे चक्कर में 60% अगर एनर्जी लॉस होती है तो कैसे होगा ये पता। ये फिजिबिलिटी है कि हाइड्रोजन का इतना बड़ा वैल्यू चेन है। अभी हमारा वैल्यू चेन देखिए, हमारी जो फैक्ट्री है उसके बाजू में 5 किलोमीटर के रेडियस में अभी आप सभी कर रहे। नेपियर ग्रास इतना सिंपल आसान सा तरीका, ये हाइड्रोजन है, आप सोच नहीं सकते हर चीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसके लिए एकदम नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप हाइड्रोजन के लिए आज की तारीख में जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज अगर मीथेन का स्टोरेज के लिए आपका कुछ है, अगर आप ऑयल गैस कुछ रख रहे हो, उसका स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये कुछ नहीं चलता हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए हर चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और ये पैसा सिर्फ आज की तारीख में ऑयल एंड गैस वो कंपनी डाल रही है, खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना धंधा चालू रखना है। नहीं तो ये फिजिबल ही नहीं हमारे जैसे या डेवलपिंग नेशंस को। बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इस स्टोरेज में है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी जिस चीज के ऊपर कई सारे साइंटिस्ट तो ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि ये पहली चीज है, यानी बाकी सब छोड़िए, नंबर 1 इशू की जिसके वजह से हाइड्रोजन किससे दूर रहना चाहिए, वो उसका ज्वलनशील। हाइड्रोजन जलता नहीं है, वो फटता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे काम करता है। यानी कोई भी फ्यूल अगर जलेगा तो ये जलेगा नहीं, फटता है, इतना ज्वलनशील है। हाइड्रोजन को लेके जितने भी हादसे हुए वो अगर आप देखोगे, और इस इनफ्लेमेबिलिटी के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, तो कई सारे साइंटिस्ट लोगों को ये मैंने बोलना है कि बस इसी के लिए हाइड्रोजन नहीं करना चाहिए, बाकी सब छोड़िए आप। यानी हाइड्रोजन को स्टोर करके अपने सामने साथ में रखना, यानी यानी बॉम्ब तैयार करके अपने पास रखना जो कभी भी फट सकता है, ऐसी चीज एक्चुअल में है। और इस चीज के साथ कैसे आप घरेलू या इंडस्ट्रियल ऐसे काम करोगे। छठवीं बात कि ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत कोरोसिव है। यानी जिस मेटल के इसमें आप उसको रखेगा तो उस मेटल को वो करोड़ करता है, कोरोजन करता है। यानी जिस अगर आपने बक्से में रखा, उसको अगर किसी सिलेंडर में रखा, तो सिलेंडर धीरे 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 करके लीक होना होगा और ऑक्सीजन बाहर होगा। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, बहुत जल्दी करोड़ करता है मेटल्स को और एस्केप हो सकता है एनवायरमेंट में। और इंपॉर्टेंट चीज है उसका फ्यूल सेल, जिस हाइड्रोजन स्पेशल बैटरी की जिस हम बात कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी अगर आप देखोगे, नॉर्मल हमारी जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, वो उससे 3 गुना बेहतर है, 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो ऐसी परिस्थिति है हाइड्रोजन की। और इस परिस्थिति में अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आई मीन फिजिबल ही नहीं है। अगर हमें सच में नेट जीरो एमिशन के ऊपर काम करना है, अगर हमें सच में सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर काम करना है, या इस आने वाले दिनों में इस दुनिया का ख्याल रख रहा है, तो एक ही फोकस, एक ही सिंपल सॉल्यूशन उसका है, जो प्रकृति ने, मां ने करोड़ों साल से हमारे सामने रखा है, वो है बायोफ्यूल। दूसरा है ही नहीं। अगर आप देखो ना, अभी इतने सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इतने सारे पॉइंट्स के में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कंपैरिजन कीजिए ना, हम किस तरह से बायोफ्यूल बना रहे हैं, किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज की तारीख में आपका जो भी स्टोरेज है, आज आपका कोयले का स्टोरेज है वो हमारे लिए उपयोग है, आज आपका सीएनजी का है वो हम बायो सीएनजी, यानी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसे ड्रॉपिंग फ्यूल कहते हैं। जिस तरह से हमारे घर में रसोई में आप डीजल का
टैंक तो नहीं रहता, डीजल का बक्सा तो नहीं रख सकते ना रसोई में, कभी भी डीजल को आग लग सकती है, फट सकता है। उससे भी कई गुना डेंजरस है ये हाइड्रोजन। लेकिन जैसे हम घर में अपना पाम तेल रख सकते हैं, मूंगफली का तेल रख सकते हैं घर में रसोई में, वैसे उससे भी कई ज्यादा सुरक्षित है हमारे ये पिलेट्स, एम पिलेट्स। यानी बायोफ्यूल जो चीज है, अगर इसका आप ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज आप देखो, हर लेवल पे देखो आप, कंपैरिजन ही नहीं है। कहा हाइड्रोजन और कहा बायोफ्यूल्स, देयर इज नो कंपैरिजन। इन्वेस्टमेंट देखिए आप, हर चीज इसको देखिए। इनफैक्ट इसके आगे आई मीन कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता बायोफ्यूल्स का और हाइड्रोजन का। बायोफ्यूल्स ही सस्टेनेबल। लेकिन एक एक पहल पूरी दुनिया में चल रही है, वो चल रही है जस्ट ट्रांजिशन के। एक पहल ऐसी चल रही है कि पूरी दुनिया बोल रही है कि ठीक है, आप दुनिया बचाने की बात कर रहे हैं, आप क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, वो करिए, आप स्वच्छ ईंधन की तरफ जाइए आप। लेकिन ये जाते जाते हमारे भी ख्याल रखिए, लोगों के पेट का, उनको जो भूख लगेगी उनके खाने का भी ख्याल रखिए। आप ख्याल रखिए कि रोजगार तैयार हो, लोगों को काम मिले। अभी ये जो ब्लू हाइड्रोजन का काम सब चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल का काम चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होगी, उसमें वो अपना फॉसिल फ्यूल लेके आएंगे, वो हाइड्रोजन बनाएंगे, वो देंगे। यानी इस पूरे इसमें लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज तैयार होनी चाहिए, उनका जो ख्याल रखना चाहिए, उनके एम्प्लॉयमेंट का, उनके आमदनी का, इसका कुछ नहीं है। और हम देखिए हमारी एक सिंगल फैक्ट्री के साथ कितने सारे किसान वहां काम करते हैं, वेंडर्स काम करते हैं, एंटरप्राइज काम करते हैं, हर एक को पैसा मिलता है और उसके बाद फिर हम धंधा कर रहे हैं। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल तरीका है काम करने का, जिसमें हम अपने साथ कई सारे लोगों को आज इनकम दिलाने की कोशिश कर, वो बाय डिफॉल्ट होने वाला है। तो यही है जस्ट ट्रांजिशन। इनफैक्ट सर, दोस्तों, आने वाले दिनों में ये जो अभी चल रहा है, हाइप चल रही है कि बाबा ऐसा होगा वैसा होगा, और ये सब चीजें आप देखिए, मैं जब आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली असलियत है हाइड्रोजन की। जो एक्चुअली सस्टेनेबल फ्यूल है, जो कुछ दिनों बाद एस्टेब्लिश होगा पूरी दुनिया में, वो होगा बायोफ्यूल्स। और इस बायोफ्यूल में जो कुछ अभी तक की प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व की है एमसीएल ने। एमसीएल आज जिस जिस लेवल पे काम कर रही है, इतनी बड़ी बायोफ्यूल की ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और बायोफ्यूल इंडस्ट्री को सस्टेनेबल यानी फिजिबल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का इशू था, वैल्यू चेन का इशू था, ये सब हमने सॉल्व किए। आने वाले दिनों में एमसीएल दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जो सबसे ज्यादा बायोफ्यूल तैयार करेगी और बेचेगी, क्योंकि यही ऑप्शन है। और इसी के लिए हमारा देश भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बायोफ्यूल की निर्मित करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। और ये सिंगल चीज भी हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगी। और मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। अलग अलग तरह के फ्यूल्स और अलग अलग तरह के ईंधन और उस पे आधारित वैश्विक आर्थिक महासत्ताओं का संघर्ष, और आज के क्लाइमेट चेंज के युग में जो ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप सुन रहे होंगे हाइड्रोजन के बारे में। बट वो हाइड्रोजन की काली सच्चाई आज हमें श्याम सर ने बयान की और बताया कि भविष्य में कौन सा ईंधन होगा, वो होगा एमसीएल का ईंधन। सो यस, सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार, और एक शुक्रवार श्याम सर का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारी सोच पे जोरदार प्रहार। शिक्षित समाज व्यवस्था होती है, शिक्षित और वेल ट्रेन जो सैनिक होते हैं, वो ही आपको सक्सेस दे सकते हैं, वो व्यवस्था बदलने में हो या वॉर जीतने में हो। तो एमसीएल के माध्यम से श्याम सर हमेशा शिक्षित यंत्रणा को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और उसका ही हिस्सा था आज का वेबिनार, जहां पे आपने सुना कि अलग तरह से जो बातें हो रही है अलग अलग तरह की हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, उसकी वास्तविकता क्या है आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज के युग में। वो क्लाइमेट चेंज युग इज द रियल युग, उसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंसान को शाश्वत विकास की बात करनी होगी, और शाश्वत विकास के रास्ते पे चल रहा इस विश्व का एकमात्र संगठन है आपका हमारा एमसीएल। और इसी थॉट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी थॉट को लेकर ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यही आज आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में अगर आपको
अभी कोई बात करेगा तो आप उनको जवाब दे सक्षम होंगे, क्योंकि ऑप्शन और सॉल्यूशन इस दुनिया के पास, विश्व के पास, अगर हमें विश्व जाना तो वो है बायोफ्यूल, 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 और जिसमें एमसीएल बहुत क्रांतिकारी रोल हमारे लगा रहा है. So thank you very much for being here for one more Friday webinar. Thank you very much our MVPs, stake owners, MPOs, MSAs, BDAs, senior BDAs, and asset consultants. And thank you very much Shyam sir, and thank you very much Prachi madam for once again enlightening us. Jai Hind, Jai MCL. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम. एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा. तो चलिए दोस्तों, हम फिर एक बार आज के इस ज्ञान वाले सेशन के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर श्याम घोलप सर का, जिन्होंने ये बताया कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से हमारा बायोफ्यूल ही दुनिया का रक्षण भी करेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी निर्माण करेगा और साथ ही साथ दुनिया को सुरक्षा भी प्रदान करेगा. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर. एंड साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सभी नेशनल सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, हमारे सारे बीडीएस, हमारे सारे एमएसएस, एमवीपी, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, जिन सभी ने इस विश्वास के साथ में एमसीएल को इस मुकाम तक पहुंचाया. तो दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पर फिर एक बार आप सभी को ये महाशिवरात्रि और वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप अपना, अपने परिवार का और समस्त एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा. बायोफ्यूल की इंडस्ट्री में एक ही नाम होने वाला है, एंड दैट इज एमसीएल, और वो सब आप ही लोगों के वजह से होने वाला है. तो दोस्तों, अपनी तबीयत, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा. और इसी के साथ मैं ये घोषित करना चाहूंगा कि आज का ये वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ. धन्यवाद.